हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। इस वीडियो में मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि वॉल्केनिक लेक्स क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं। तो हमारे भारत देश में भी कुछ वॉल्केनोज हैं, उसमें से कुछ एक्टिव हैं। एक्टिव तो एक ही है जो शायद से अंडमान आइलैंड्स में है, बैरन आइलैंड। तो कुछ वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि दिनोदर वॉल्केनो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। और कुछ वॉल्केनोज जो होते हैं वो डॉर्मेंट होते हैं, वो काफ़ी सालों से, कई हजारों सालों से या कई सौ सालों से वो शांत होते हैं। उसमें से कोई वॉल्केनिक एरप्शन विटनेस नहीं की गई होती रिसेंट ईयर्स में, तो उनको हम डॉर्मेंट बोल देते हैं कि ये एरप्ट हो सकता है, दोबारा लावा बाहर की तरफ एक्सपेल कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ सदियों में, कुछ डिकेड्स में इसने ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया है। तो अभी कुछ बीते 4-5 साल पहले ही या कुछ साल पहले ये हमारा जो बैरन आइलैंड है, इसने वहाँ पे विटनेस की गई थी वॉल्केनिक एरप्शन। तो उसको हम बोल रहे हैं कि वो एक्टिव वॉल्केनो है, क्योंकि 1991 के बाद उसने एरप्शन नहीं की थी। तो नीरज सर इज़ ए नोन ट्रैवलर। हिंदी में वो अपनी यात्राओं का लेखन लिखते हैं, और मैं उनकी वीलॉग्स को देखना बहुत ही पसंद करता हूँ। कि मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, उनकी किताब भी है अनदेखे पहाड़। अगर आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। मैंने तो नहीं पढ़ी है, बट जितना रिस्पॉन्स मिला है लोगों से सुना पता चलता है कि काफ़ी अच्छी किताब है। अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जाके। तो सर अभी कच्छ रीजन में गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे वो कच्छ रीजन में दिनोदार नाम के वॉल्केनो के पास थे। ये डेड वॉल्केनो है, दिस इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये इससे कोई उम्मीद नहीं कि आने वाले टाइम में, मतलब कई हजार करोड़ों साल पहले उसने कभी अपनी इरप्शन करी होगी, तो इट इज़ एक्चुअली एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो उन्होंने वीडियो में उसको बोला कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो मैंने चेक किया भाई सुषुप्त क्या होता है हिंदी में। तो सुषुप्त तो उसको बोलते हैं जो सोया हुआ हो। तो बेसिकली वो उसको डॉर्मेंट वॉल्केनो बोल रहे थे। तो मैंने उसमें उनको करेक्ट किया कि डॉर्मेंट नहीं है, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। तो और उन्होंने ये भी बताया कि भाई जब वॉल्केनो के बीच में जो डिप्रेशन क्रिएट होता है, तो उसमें पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, तो वो लेक बन जाती है। तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई अगर किसी को पता हो तो उस बारे में कुछ चर्चा करना। तो फिर मैं उसी बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि तो जब ज़मीन से लावा उगल के सामने आता है, तो उसका लावा साइड जाके गिर जाता है और बीच में एक डिप्रेशन सा बन जाता है। तो उस डिप्रेशन को उस डिप्रेशन में जब बेसिकली डिप्रेशन में जब पानी गिरता है, तो वो लेक बन जाती है। और कई बार क्या होता है कि वो एक्सप्लोड भी हो जाता है। अगर आपने देखा होगा, जब आप किसी कोक की बोतल को हिलाते हो, तो आपने देखा होगा कि अब उसके अंदर तो गैस होती है और लिक्विड भी होता है। तो क्या होता है कि वो डिज़ोल्व हो जाती है उस लिक्विड के अंदर गैस। और जब वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसको जगह चाहिए निकलने के लिए, पर जगह मिल नहीं रही है। हम उसको शेक कर दिया है। तो जैसे ही आप उसको बटन को खोलोगे और उसको सॉरी लिड को ओपन करोगे, तो जब गैस ऊपर निकलेगी तो सडनली एकदम निकलती है, और साथ साथ पानी को भी लेके निकलती है। तो वो बेसिकली एक्सप्लोड हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से जब पानी आता है, वाटर जब नीचे गिरता है लेक के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, जो डिप्रेशन का मतलब है कि कोई गोल सा छेद हो गया है, उसको हम डिप्रेशन बोल देते हैं। ऐसा केविटी से बन गई है अंदर। तो जब उसके अंदर पानी गिरेगा, और जब खूब सारी बारिश का पानी गिरेगा, तो गैस नीचे ही रह जाएगी डेप्थ पे। तो वो जब नीचे रह जाएगी तो उसको जगह नहीं मिलेगी निकलने की। और फाइनली जब बारिश नहीं होगी और जब विंड चलेगी, तो वाटर सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है लेक का, उसमें हलचल होगी। तो जब गैस और नीचे से जब मैग्मा आएगा, तो वो गैस को अपवर्ड उस पर प्रेशर डालेगा। तो जब गैस निकलेगी, तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, और वो एक्सप्लोड होगा तो फिर वो डिप्रेशन और ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो वो और बड़ी एक तरीके से, एक आप कैसे तो बड़ा डिप्रेशन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्डेरा। तो मेरे ख्याल में कैल्डेरा ज़्यादा बड़ा प्रतीत होता है क्रेटर से। तो क्रेटर हो गया छोटा डिप्रेशन, कैल्डेरा हो गया मेरे ख्याल में बड़ा डिप्रेशन। अगर गलत हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। मैं कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं हूँ, जितनी भी थोड़ी बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देता हूँ। तो आई थिंक कैल्डेरा बेसिकली क्रेटर तो आपका इरप्शन की वजह से बनता है। कैल्डेरा मेरे ख्याल में जब ऐसा कोलैप्स होता है खुद ही, वो उस वजह से बनता है। तो एक तो कोलैप्स का रीज़न मैंने ये बता दिया बारिश होने का। एक कोलैप्स का रीज़न ये होता है कि जब नीचे से मैग्मा प्रेशर डालता है, तो जब प्रेशर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रेशर कम होगा, तो नीचे कुछ फोर्स नहीं दिखेगी, फोर्स की कमी होगी नीचे, और उसकी वजह से सीधा वो कोलैप्स हो जाएगा नीचे की तरफ।
तो एक वो भी कारण होता है कैल्डेरा बनने का। तो मैंने उसी चीज़ का उसमें ज़िक्र किया था। और जो और एक छोटा सा चीज़ और बता दूं कि जब ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है कि आपके जब वॉल्केनो, इसको वॉल्केनोजेनिक लेक्स बोलते हैं, तो जब ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि उससे लोगों की और जानवरों की और प्रॉपर्टी की काफ़ी अच्छी खासी हानि हो जाती है। मतलब काफ़ी, मतलब जैसे कि 1896 में मेरे ख्याल में कैमरून में लेक न्योस नाम का वॉल्केनिक लेक था, और वहाँ पे वो वॉल्केनो इतने बुरे तरीके से एरप्ट हुआ था कि 1700 लोग मारे गए थे और 3000 से ज़्यादा एनिमल्स की क्षति हुई थी। तो उसमें यही चीज़ हुई थी कि जब जब ये एरप्शन होता है तो इससे क्या होता है कि गैस निकलती है, जैसे CO2 निकल गई, और CO2 जो होती है वो हैवी होती है एयर से ज़्यादा। तो वो क्या होती है, हैवी होने के कारण वो ऑक्सीजन को बाहर की तरफ पुश करती है, और इतनी बड़ी मात्रा में जब एक्सप्लोजन होता है तो आसपास ना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से फिर वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको बोलते हैं एस्फिक्सिएशन मेडिकल उसको जार्गन में, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग और काफ़ी जानवर आसपास के मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो जो नीचे का लावा होता है वो अपने साथ नीचे के मिनरल्स को भी लेके बाहर आता है, और सरफेस पे आपके मिनरल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। और उसके अलावा कभी कभार वॉल्केनिक इरप्शन में कुछ ऐसे मटेरियल एमिट होते हैं, ऊपर की तरफ एक्सपेल होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज में उसका मिटिगेशन का काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज को बेसिकली जो कूलिंग इफेक्ट लेके आते हैं आपके आसपास के क्लाइमेट में। तो जैसे कि जो कुछ आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लिटिल जो ऐश पार्टिकल्स होते हैं, जो इतने हल्के होते हैं कि वो नीचे डिपॉजिट नहीं हो सकते, तो जब वो हवा में जब जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर तक चले जाते हैं, इतने हल्के होते हैं, और इतने हल्के होते हैं कि विंड के माध्यम से वो एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाते हैं। तो वो काफ़ी फैलते भी हैं और काफ़ी मात्रा में काफ़ी लंबे समय तक वो हवा में रह सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो कूलिंग इफेक्ट का भी एक कारण बनता है वॉल्केनिक इरप्शन। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब निकलेगी उसमें से, तो वो जब वाटर के साथ मिक्स होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल बना देगी, और वो तो उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं और काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है वॉल्केनिक इरप्शन से। तो बस यही सब बताना था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। सो टॉपिक है चाइना का, कि चाइना, मतलब वी ऑल आर वेरी इंट्रिग्ड अबाउट चाइना। चाइना क्या कर रहा है, चाइना की मिलिट्री कैसी हरकत करी हमारे बॉर्डर पर, चाइना अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे मैनिपुलेट उसने किया है बीते कुछ सालों में, चाइना इस पैंडेमिक को कैसे मैनेज कर रहा है। तो वी ऑल आर इंट्रीग्ड। तो उसमें मैं सिर्फ इसकी मिलिट्री एस्पेक्ट पर इस बार डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि हाल में ये कि डिप्लोमेट की एक नई किताब आई है अमृत जश की, मेरे ख्याल से, द डिफेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफेंस, चाइना के रेस्पेक्ट में है। तो काफ़ी मतलब मैंने तो नहीं पढ़ी, उसके कुछ आर्टिकल्स वगैरह और उनके कुछ इंटरव्यू देखकर मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब अभी तक की मेरी सबसे अच्छी वीडियो वो हो सकती है। तो जब भी टाइम मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में मैं वो वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।